हाँ, अधिकांश एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया गया है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को किंग मेकर करार कर दिया गया। लेकिन पोल्स ऑफ पोल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में किसी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। संभव है कि एग्जिट पोल के नतीजे के मुताबिक एनसी, कांग्रेस और पीडीपी मिलकर सरकार बनाने की तैयारी करें। तो अब बड़ी खबर का भी इसके साथ रुख कर लेते हैं। टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर जम्मू कश्मीर पोल ऑफ पोल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा 42 सीटें हासिल कर रही हैं। बीजेपी 31, कांग्रेस और एनसी 42, पीडीपी 7, अन्य को 10 सीटों का अनुमान यहाँ पर मिलता दिख रहा है। पोल ऑफ पोल्स में जम्मू कश्मीर में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन प्री पोल अलायंस की अगर बात करें तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ आ गए थे और इन दोनों को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हुई एग्जिट पोल में तो दिखाई दे रही हैं, जो कि 42 की संख्या है। 31 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पीडीपी वहीं पर खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रही है। आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और राजीव मुनीब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक सर, राजीव मुनीब जी के पास भी मैं जाऊंगा। पहले आपसे ये, जो तस्वीर जम्मू कश्मीर के 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव से अब उभरती हुई दिख रही है, ये तस्वीर आपके आकलन और आपके जो अनुभव है उसके कितना नजदीक पहुंचती दिख रही है? देखिए, बहुत हद तक इसमें कोई शक नहीं है कि लेकिन जम्मू पर लेकर मुझे शंका है कि जम्मू का जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा हो कि कांग्रेस और नेशनल अलायंस, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी को कोई उन्होंने कश्मीरी पंडित होने के दावे ज्यादा कहीं करते मुझे दिखाई तो नहीं दिए। वो वही सब बातें कहते रहे जो दूसरे राज्यों में उन्होंने कही है। और यदि वो कश्मीरी पंडितों की अनदेखी करते हैं, जम्मू क्षेत्र की अपेक्षाएं, और ये भी सही है भाजपा से भी सारी अपेक्षाएं पूरी हो गई हो, चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू हो। ऐसी स्थिति में जो जम्मू में भाजपा का प्रभाव रहा है और उमर अब्दुल्ला स्वयं ने, आपने ध्यान दिया होगा, बल्कि खबरें भी चलाई थी आपने, कि उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कहा भाई राहुल गांधी जरा जम्मू पर ध्यान दे, ये हमारी घाटी में हमारा क्या कर रहे हैं, न उनको कुछ मिलने वाला है बल्कि हमारा नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में नुकसान शब्द न भी किया हो, लेकिन उन्होंने बाकायदा कहा था आप जम्मू को देखिए। और इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस कभी, जहां गुलाम नबी आजाद अलग हो गए, गुलाम नबी आजाद इंदिरा गांधी के समय से यूथ कांग्रेस में आए हुए व्यक्ति, कांग्रेस का जो वहां इस अलायंस में है वो यदि कमजोर होता है तो फिर दिक्कत होगी। महबूबा मुफ्ती, जैसा आपने कहा कि तीनों का साथ हो जाए, अब ये नेशनल अलायंस और महबूबा एक साथ हो जाए विचारों की दृष्टि से, कांग्रेस फिर क्या करेगी, या कांग्रेस यदि साथ है तो महबूबा भी आ जाएंगी तो उनको कैसे एडजस्ट होगा। और वो तो पहले बीजेपी के साथ सरकार में रह चुकी है, तो वो नहीं। लेकिन उसके अलावा रशीद इंजीनियर जैसे लोग जो बड़े पैमाने पर ऐसे निर्दलीय खड़े हुए हैं, जमात इस्लाम खड़ा, जो अभी आपने हरियाणा में सवाल किया था, ऐसे जो लोग खड़े हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला तक को हरा दिया। इसलिए ये कहना कि साहब हाँ ठीक है, लेकिन विधानसभा, इसलिए दो विधानसभा क्षेत्रों से लड़ रहे हैं, कम से कम विधानसभा में तो जाएं। शेख अब्दुल्ला से लेके परिवारवाद की ये जो लूट है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण यदि है तो कश्मीर है। मैं 77 तब से जाता रहा हूं और इसलिए कह सकता हूं कि वहां के लोगों के लिए दिल्ली से जो पैसा जाता था, शेख अब्दुल्ला भी जब इंदिरा गांधी की शरण में आए 74 में, तब भी मैं मौजूद था सप्रो हाउस में, जब उन्होंने समर्थन में कि मुझे जेल से छोड़ा गया और मैं आता हूं, मैं कांग्रेस के साथ ही काम करूंगा। 77 जैसे ही हुआ, उन्होंने कांग्रेस का दामन धक्का छोड़ा इंदिरा गांधी को और वो अलग होकर फिर से अपना जनता पार्टी के साथ जुड़ने का नेशनल कॉन्फ्रेंस करने लगे। तो कांग्रेस के साथ धोखेबाजी का उनका पुराना इतिहास है पूरे परिवार का। फारूक अब्दुल्ला का इससे भी अधिक है, सारी संपत्ति विदेशों में है, इसकी कई जांच हो रही है। कई 106 करोड़ का मामला तो अभी भी सीबीआई और ईडी के पास है, इसमें से 45 करोड़ के रिकॉर्ड मिल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हाँ ये ठीक है कि भ्रष्टाचार को भारत में लोग इम्यून हो गए,
लालू यादव जेल जा चुके, लेकिन अभी भी उनके परिवार को वोट मिलता है। हम्म। यादव अस्मिता या आतंकवादियों को कभी छुड़वाया या कोई अतिवादी थे उनको छुड़वाया, तो उससे अब्दुल्ला परिवार का प्रभाव मैं आज भी नकारूंगा नहीं। और मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती के बजाय वो उतने कट्टर समर्थक आतंकवादियों के नहीं थे, वीपी सिंह की सरकार में थे होम मिनिस्टर। और मेरा उनका या ऐसे कई लोग जो खड़े हुए, महबूब बेग के पिता, मैं उनसे मिला हूँ, जो अभी भी एक बड़े नेता थे, कभी कांग्रेस में भी थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। तो ये है कि उनके साथ ऐसे लोग हैं जो उनकी पुराने परिवार के संबंध में उनको वोट मिल सकता है। लेकिन इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन जो हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है, उससे क्या सत्ता में आ पाएंगे? अच्छा, विकास की दृष्टि से जितना काम हुआ है, ये ठीक है कि अपेक्षा तो नहीं है, देखिए हर जगह उतना ही काम हो सकता है। ये आज तो दिल्ली में जब संभव नहीं है तो महाराष्ट्र में संभव नहीं है, तो जम्मू में चमत्कार कश्मीर में नहीं हुआ। लेकिन सुरक्षा मिली, लाल चौक से लेकर के 370 खत्म होने के बाद हर जगह, और 5 साल में चुनाव के मौका मिल गया। ऐसी स्थिति में उसका जो लाभ है, जो थोड़ा सा भी जागरूक है, हाँ रोजगार चाहिए, तो रोजगार यहाँ से लेके, और आप यदि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को भी जाएंगे तो वहां भी यही कहते हैं कि रोजगार सबसे बड़ा विषय है। तो रोजगार तो विषय है, उसके लिए उससे वोट पड़ेगा, जिससे अपेक्षा रहेगी दिल्ली को। कहेंगे भाई, लोगों ने इस बार कई बार हमारे संवाददाता घूमे हैं सब जगह, वो कहते रहे कि भाई, लोग कहते हैं यहाँ अभी काम होना है, यहाँ हमारे यहाँ तो सड़क बनी नहीं है, लेकिन सुरंगें बन गई, लोग आ रहे हैं। तो सुरक्षा, महिला, ये जो सबसे बड़ा वोट फैक्टर है, उससे अगली सरकार बनेगी। लेकिन हाँ, मिलीजुली सरकार बनेगी, ये मैं कह सकता हूँ। मिलीजुली सरकार बनेगी, ये आप जरूर कह सकते हैं, और उसी के संकेत, इशारे यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। राजीव मुनीब मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। राजीव, वोटिंग हुई है, 3 फेज में वोटिंग हुई है, लोगों ने निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया और जबरदस्त तरीके से किया। अब जो ये एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोर्स करेक्शन हो सकता है 8 तारीख तक? नमस्कार, थैंक यू। राजा मुनीब नाम है मेरा। अच्छा, बेसिकली जी, तो जो आपने कहा कि कोर्स करेक्शन हो सकता है, देखिए जो ये एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, ये बेस्ट के सिनारियो लग रहा है मुझे, कि 45 का आंकड़ा जो दिखा रहे हैं बेस्ट के सिनारियो में, कि एनसी और कांग्रेस का जो है, हाँ एनसी और कांग्रेस का जो बनता हुआ दिख रहा है। ये हंग असेंबली की तरफ जाएगा, बट इसमें ये होगा कि जैसे आज पीडीपी का भी एक सुबह सुबह बयान आया है कि हम अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम एनसी और कांग्रेस के साथ जो है उनको सपोर्ट, समर्थन देना बेटर समझते हैं और हम उनको समर्थन देंगे। तो अगर ये सिचुएशन वहां जाती है कि जहां पर गठबंधन, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन में 5, 6 या 7 सीटों की कमी रह जाती है, तो उस सूरत में जो है ये एक आउटसाइड सपोर्ट ले सकते हैं पीडीपी से, या पीडीपी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होगी, मुझे नहीं पता उसकी नेगोशिएशंस का क्या रहेगा। बट ये लग रहा है कि ये सरकार जो है ये इस प्रक्रिया से बनाएंगे, जो अभी तक रुझान आ रहे हैं। बट अगर हम एग्जिट पोल्स का नंबर देखते हैं, 40 का नंबर वो दे रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल्स की 40 है कांग्रेस और नेशनल 42। तो 42 मुझे कुछ बेस्ट के सिनारियो दिखता है। 42 का नंबर इज नॉट अ मीन नंबर, नहीं मैं कहूँगा इसको। और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, और जब तक 8 तारीख को रिजल्ट नहीं आते तब तक आंकलन करना इन नंबर्स का बड़ा मुश्किल है। बट 42 इज अ वेरी, जिसको आप कहोगे कि बेस्ट के सिनेरियो है। एनसी लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज करेगी जम्मू कश्मीर वैली से, और बीजेपी जो है वो एज अ लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इमर्ज करेगी जम्मू क्षेत्र से। तो ये तो तय है, इसमें कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का नंबर जो है वो 10 से भी कम होगा, दोनों जम्मू और कश्मीर को मिलाकर। तो इस स्थिति में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या 30-32 सीटें लेती है जम्मू कश्मीर से, वो देखना पड़ेगा। और बीजेपी का अगर नंबर 28 से 30 के बीच में जाता है, तो वो किन पार्टीज के साथ वहां पर बात करके सरकार बना सकती है, कौन से इंडिपेंडेंट है जिनको वो अपनी तरफ खींच के सरकार बना सकती है, वो देखना पड़ेगा। आपको लगता है मुनीब साहब कि वोट काटने जैसी सिचुएशन नहीं हुई होगी? रशीद इंजीनियर, जमात, ये सब कुछ, इन्होंने जो बड़ी पार्टियों का जो प्री पोल अलायंस, अगर एनसी और कांग्रेस का देखा जाए, या पीडीपी को देखा जाए, बीजेपी को देखा जाए, इनके
वोट में सेंध लगाई नहीं होगी, और अगर ये सेंध लगी होगी तो ये पिक्चर पर क्या असर डाल सकती है 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी? नहीं, देखिए, नॉर्थ कश्मीर में जहाँ की बात है, जहाँ से इंजीनियर रशीद आते भी हैं और जहाँ के वो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, तो नॉर्थ कश्मीर में अगर हम बात करें तो एक एनसी को एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा कई लोग पार्टीज को, उसमें इंजीनियर रशीद की एआईपी भी है, एक इंडिपेंडेंट भी है, अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, वो एक सीट पर शायद निकालें, सज्जाद लोन है जेकेपीसी से, वो लड़ रहे हैं। तो नॉर्थ कश्मीर का जो होगा वो बड़ा फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा। एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां से, एक सिंगल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें वहां से नहीं मिलेंगी। बट अगर इंजीनियर रशीद की भी हम बात करें, उन्होंने भी कश्मीर वैली में हर सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ा है, उन्होंने भी बहुत कम सीटों पे लड़ा है, 7 सीटों पे लड़ा है मेरे ख्याल से। तो उस सूरत में भी उन्होंने कई जगह पर तो वोट काटे होंगे, बट कई जगह पर वोट वो नहीं बांट पाए हैं, क्योंकि लोकल इलेक्शंस में लोकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां तक जमाते इस्लामी की बात है, तो जमाते इस्लामी का हमने देखा है कि साउथ कश्मीर में जमाते इस्लामी की कुछ कैंडिडेट्स हैं या सोपुर में कुछ कैंडिडेट्स हैं, तो वहां पर वोट कटा होगा, और वोट जो कटा होगा वो फिर कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि एनसी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो वो कहीं ना कहीं एनसी को भी कहीं ना कहीं हेल्प हुई होगी, क्योंकि अगर कोई जमात इस्लामी से लड़ रहा है, पीडीपी से लड़ रहा है, एआईपी से लड़ रहा है, तो वो जो एक वोट चंक है वो उन 3 पार्टियों के बीच में कट गया होगा, तो वो एनसी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकता है। कर सकता है। आलोक सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आलोक सर, इस सारे खेल में जो एनसी और कांग्रेस का प्री पोल अलायंस था, वो अलायंस लीड हासिल करता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन अब इन्हें एक राइडर की ज़रूरत होगी, एक ऐसे साथी की ज़रूरत होगी जो इन्हें उस दहलीज को पार करा सके। अगर पीडीपी आती है वो दहलीज पार कराने के लिए, मान लीजिए ये एग्जिट पोल वैसे ही आते हैं जैसे अब तक निकल कर आ रहे हैं, तो उस लिहाज से पीडीपी उसकी एक बड़ी कीमत जरूर वसूलेगी। निश्चित रूप से। और दूसरा सबसे बड़ा संकट ये होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए कि पूरे चुनाव अभियान में, और जब से 370 खत्म हुई है, महबूबा मुफ्ती का भी यही एजेंडा है कि साहब 370 हम वापस ले आएंगे, हम विधानसभा में पास कर देंगे। अलगाववादी जो आते हैं वो भी इस तरह की मांग का समर्थन करते हैं। तो ये एक नया संवैधानिक संकट भी पैदा हो सकता है, और इसलिए जब ये बार बार कहा जाता था कि स्टेट का दर्जा दे दीजिए, अब ये देखना होगा कि इनमें से क्या ऐसी स्थिति हो कि बीजेपी, भारत के इंटरेस्ट की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखें कि एक अजीब जम्मू कश्मीर जो बहुत, जिसपे अभी सीआईए के ऊपर आरोप आया कि उसने बांग्लादेश में सारा गड़बड़ किया है, ऐसी स्थिति में मतलब उसका भी एक बड़ी योगदान है। और या पाकिस्तान भी जिस तरह से बांग्लादेश को हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसने इतने जुल्म किए थे, ऐसी स्थिति में कश्मीर जो इतना सेंसिटिव इलाका है, वहां क्या सत्ता, अभी देखिए उन्होंने बीजेपी से भी थोड़ा बहुत, जो भी कहते सहानुभूति लोग कहते हैं साहब उन्होंने, बीजेपी ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा इसलिए रशीद इंजीनियर भी आ गए। तो इससे भी बड़ा सवाल ये है, यदि तीनों मिल जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी क्या 370 खत्म करने के लिए वहां वोट करेगी और ऐसे सरकार में रहेगी, या उसके पहले सरकार से उसको हटना पड़ेगा? क्योंकि ये पूरी कांग्रेस पार्टी के भविष्य का सवाल है। कांग्रेस पार्टी 370 के साथ उस तरह नहीं हो सकती है। चुनाव में हाथ मिला के किसी के साथ भी, लालू जी के साथ हाथ मिला, लेकिन जेल जाना चाहते हैं क्या राहुल गांधी? भ्रष्टाचार में साथ में रहेंगे क्या? तो पैसे का यदि हिस्सेदारी करेंगे तो इसी तरह से यहाँ पर सबसे बड़ा संकट पैदा होने वाला है यदि ये तीनों मिल जाते हैं और कांग्रेस पार्टी भी उसका साथ देके 370 करने का प्रस्ताव। ये अलग बात है कि संसद से पास होने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि भारत की कोई ताकत या दुनिया की कोई ताकत वापस 370 नहीं ला पाएगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। जब तक भारत की सरकार है, भारत की सेना है, चाहे वहां फिर से अभी राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, अस्थिरता का एक ही जवाब है। यदि देश में कोई पहली बार नहीं है, राष्ट्रपति शासन हर सरकार ने, कांग्रेस सबसे ज्यादा लगाया है, और इसलिए कोई ये आरोप नहीं लगा पाएगा कि राष्ट्रपति शासन क्यों रहता है। अस्थिरता पर गवर्नर पर निर्भर है कि ये सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। क्या वो लिख करके देंगे कांग्रेस पार्टी की हाँ 370 खत्म करने का हम समर्थन करते हैं, कश्मीर को अलग कर दीजिए, कश्मीर को जाने दीजिए, उसको पूरा वहां का आदमी को प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि वहां तो पहले यही था, एक समय में प्रधानमंत्री कहलाता था, वो तो बाद में संशोधन होकर मुख्यमंत्री हुआ। वरना तो जम्मू कश्मीर जो पहली स्थिति, वो तो चाहते हैं 48 की पहले की स्थिति ले आइए, जो वो तो आजादी के पहले की तरह फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला तो वही मांग करते रहे जीवन भर। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी अपना पूरा देश में डुबो करके नाम, और वो कश्मीर में अपने को जहां
कश्मीरी पंडित होने के नाम पर वोट लेते रहे, सत्ता में रहे नेहरू परिवार, पूरा गांधी परिवार, और आज वो कहें कि हम कश्मीर में उनके साथ देंगे जिन्होंने आपको बार बार धोखा दिया, उनके बाप दादाओं ने, माँ दादी ने, और जैसे कह सकते हैं कि नेहरू जी ने जिनको जेल रखा 15-15 साल, 13 साल पहले, और बाद में इंदिरा गांधी ने, उनके लिए समर्पण कर दे केवल सत्ता के लालच में, तो ये कांग्रेस के लिए ही सबसे बड़ा एक चुनौती होगी, और हम सबके लिए देखने लायक होगा कि क्या भारत ऐसी स्थिति में इतना कमजोर हो गया है जो जम्मू कश्मीर को भी अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता।